जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। आप भी इस लड़ाई में अपना सहभागिता दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चलिए हम आज के टॉपिक की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है डार्क रिएक्शन। स्पेशली इसमें हम C3 साइकिल को फोकस करेंगे। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और फूड बनाते हैं, जिसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हेल्पफुल होते हैं। इसको हमने दो फेज में डिवाइड किया है। ये इसको एक है लाइट फेज और एक है डार्क फेज। लाइट फेज का मतलब होता है, या इसका जो उद्देश्य होता है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर। तो लाइट फेज के दौरान वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। उसके बाद यह हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन के द्वारा मूव करता है और एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर बनाता है, एटीपी और एनएडीपी H2 के फॉर्म में। उसके बाद आता है डार्क फेज। जो डार्क फेज होता है, मतलब क्या है कि फोटोसिंथेटिक का वह पार्ट जिसमें लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व न हो, उसको बोलते हैं डार्क फेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। उसके बाद डार्क रिएक्शंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय वेरियस साइकिल लाइक C3, C4, CAM। मतलब C3 साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, लेकिन यही एक साइकिल नहीं है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाता है। इसके अलावा भी और साइकिल हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जैसे कि C4 और CAM। और ये जो दो हैं वो C3 के ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, आगे चल के हम इसका वीडियो भी इसका भी बनाएंगे, उसमें देखेंगे इसके डिटेल किस तरीके से होते हैं। अब देखिए ये सेल में होता कहाँ पर है, तो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है उस वहाँ पर C3 साइकिल कंप्लीट होता है। C3 इज मोस्ट कॉमन प्रोसेस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये सभी तो होते हैं, लेकिन इन सब में जो C3 है वो मेजर है, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद दिस प्रोसेस इज कंप्लीट बाय द एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रोसेस में। इसका फुल फॉर्म है रूबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। यहाँ पर जो C है उसका मतलब कार्बोक्सिलेज है और O का मतलब ऑक्सीजनेज है। ओके, रूबिस्को इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं C3 साइकिल के बारे में, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। मेलविल केल्विन ने इनको डिस्कवर किया था। जनरली जो C3 साइकिल होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो कुछ मतलब एक बेसिक मोटे मोटे कंसेप्ट हैं जिसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म पे जाएंगे। ठीक है, तो ये है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में और एक नया कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। देखिए यहाँ पर ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जुड़ता है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हो जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड बनता है वो 6 कार्बन वाला बनना चाहिए, लेकिन बनता ये 3 कार्बन वाला है। तो 3 कार्बन वाला 2 कंपाउंड बनता है जिससे 6 कार्बन मेंटेन हो रहा है। ठीक है, ग्लिसरेट। उसके बाद यह यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस हो गया है कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद होता है रिडक्शन, जिसमें ये 2 सब स्टेज में डिवाइडेड है, जिसमें से एक फास्फेट जो है एटीपी से इस कंपाउंड के साथ बाइंड होता है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और एक नया कंपाउंड बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस ग्लिसरेट कंपाउंड से एक फास्फेट बाहर निकलता है एक नंबर वाले कार्बन से, और इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं जिससे फिर एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसको ट्रायोज शुगर भी कहते हैं। और ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में
ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स प्रोसेस के द्वारा, और इसमें डिफरेंट एंजाइमेटिक प्रोसेस से ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 1,5 बिस्फास्फेट में। अब एक चीज हमको यहाँ पर समझना है, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज बनता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, हम एक टर्न में यहाँ पर 1 कार्बन दे रहे हैं, तो ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फार्मूला निकल जाएगा, इसको 6 करेंगे, इसको 6 करेंगे, ये फिर 12 ATP हो जाएगा और ये 12 NADPH2 हो जाएगा। इस तरीके से एक ग्लूकोज बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ ATP यहाँ पर 6 ATP और इन्वॉल्व होते हैं जो रिजनरेशन में हेल्प करते हैं, उस बेस पे टोटल नंबर ऑफ ATP 12 यहाँ पर 6 और 18 ATP और 12 NADPH2 लगते हैं एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। ये देखिए ये पूरा साइकिल है आपका C3 साइकिल का मैकेनिज्म, ठीक है। तो C3 साइकिल के मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इस पूरे साइकिल को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे पूरे साइकिल को समझने में आपको आसानी होगा, ठीक है। वो क्या है? कार्बन नंबर। प्रत्येक मॉलिक्यूल में कार्बन की नंबर को आपको बस ध्यान में रखना है, जिससे पूरे साइकिल को समझना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम मैकेनिज्म, C3 साइकिल की मैकेनिज्म। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यह है राइबोलोज 1,5 बिस्फास्फेट, इसके 6 मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, तो एक नया कंपाउंड बनता है 3 कार्बन वाला A1 2 3, इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसकी नंबर, चूंकि अब इसको 6 लिए हैं तो इसकी नंबर 12 बन जाएगा, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल से ATP रिएक्ट करता है, एक फास्फेट यहाँ पर बाइंड होता है, यहाँ पर देखिए एक फास्फेट बाइंड हो रहा है, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 1,3 बिस्फास्फोग्लिसरेट। अब देखिए यहाँ पर जब ATP से रिएक्ट होता है तो ADP बाहर निकलता है, एडिनोसिन डाइफास्फेट। अब मुझे बताइए कि इस कंपाउंड में भी 2 फास्फेट हैं और इस कंपाउंड में भी 2 फास्फेट हैं। इसके लिए हम 20 वर्ड यूज कर रहे हैं और इसके लिए हम डाई यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप इस चीज को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिस्फास्फेट और डाइफास्फेट में क्या बेसिक अंतर है, ठीक है। आगे हम अपने रिएक्शन पे देखते हैं। उसके बाद इस कंपाउंड से NADPH2 रिएक्ट करता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है और इस प्रोसेस में एक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। देखिए तीसरे नंबर पे एक फास्फेट जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन है, इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3, तीसरे नंबर पे एक फास्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि ये 12 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये भी 12 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 हैं। अब डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू ये 12 रिएक्ट करेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे और ये आपको मिलेगा राइबोलोज 1,5 बिस्फास्फेट। एक एक करके हम इसको धीरे से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा नंबर ऑफ कार्बन पे आप गौर करेंगे। देखिए 12 मॉलिक्यूल हैं, इस 12 में से ये स्प्लिट हो जाते हैं 5 मॉलिक्यूल, ठीक है। इस 12 में से जो 5 मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। ये फार्मूला है, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचेगा और एक ऑक्सीजन बचेगा तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, जिससे इसकी वैलेंसी दोनों की वैलेंसी ठीक हो जाएगी। तो उससे जो नया कंपाउंड बनेगा वो है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। देखिए इस तरीके से एक नया कंपाउंड बनेगा। इसमें से जो 12 है वही 5 ये कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब इस 5 में से 3 जो हैं, इस 12 में से 3 से रिएक्ट करते हैं। देखिए 12 का 5 इधर गया और उसी 12 का 3 यहाँ आ रहा है और वो 3 इस 5 में से 3 से रिएक्ट करेंगे एल्डोलिज एंजाइम की उपस्थिति में, तो एक नया कंपाउंड बनेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है 1 2 3 और इसमें 1 2 3, जो नया कंपाउंड जो बनेगा वो
6 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। ठीक है, ये एक नया कंपाउंड बन रहा है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। ठीक, अब देखिए 2 जगह फास्फेट है, इसमें से फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट 1 नंबर कार्बन से बाहर निकल जाएगा, जिससे एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। इसके 3 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इस 3 में से एक जो है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, जो हमारा मेन फूड है। ठीक है, अब इसके जो 2 मॉलिक्यूल बचते हैं वो 2, और फिर ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। मतलब ये 2, ये जा रहा है देखिए, और ये आ रहा है इधर से, ये दोनों आपस में मिलते हैं ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और 2 नए कंपाउंड बनाएंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन देखिए, इसमें तो 3 ही है और इसमें 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 में से 5 और 4, एक जो कंपाउंड बनेगा वो 5 कार्बन का होगा, और एक जो कंपाउंड बन रहा है वो 4 कार्बन का बन रहा है। इस तरीके से 2 कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड का नाम है ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट और एक कंपाउंड का नाम है एरिथ्रोज 4 फास्फेट। 5 4 9 कार्बन हो गए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये बन गया ज़ाइलुलोज और ये है एरिथ्रोज। ठीक, ये हमारा कंपाउंड बन गया है एरिथ्रोज 4 फास्फेट। अब देखिए, यह जो एरिथ्रोज 4 फास्फेट है 1 2 3 4 कार्बन, ये 4 कार्बन वाला एरिथ्रोज 4 फास्फेट रिएक्ट करता है ये जो 2 बचा है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट से एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और एक नया कंपाउंड बनाता है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 3 7, 7 कार्बन का एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफास्फेट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जब बनता है तो यहाँ भी फास्फेट है और यहाँ भी फास्फेट है, तो अगला कंपाउंड जो बनेगा वो 2 फास्फेट वाला बनेगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड से फास्फेटेज एंजाइम द्वारा फिर एक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में बाहर निकलेगा, जिससे एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट। ये बन गया सीडोहेप्टुलोज, ठीक है, 7 फास्फेट। इसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 है, क्योंकि इसके 2 और उसके 2 रिएक्ट हैं तो ये भी 2 बनेगा। अब ये जो सीडोहेप्टुलोज है इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके जो 2 मॉलिक्यूल बचे हैं उससे रिएक्ट करेगा। तो हमने ये डायरेक्शन दिए हैं, इसको ऐसे देखिए, ये यहाँ से आ रहा है और इससे जुड़ रहा है इससे, तो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम से फिर ये और ये मिल के 2 नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन फिर देखिए, इसमें 7 है और इसमें 3, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो नया कंपाउंड बनेगा वो 10 कार्बन का होना चाहिए। तो 5 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं। एक है ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट 1 2 3 4 5 कार्बन, और एक है राइबोज 5 फास्फेट। ठीक है, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 5 कार्बन वाला 2 कंपाउंड बनता है। अब देखिए ये हमारा एक बन गया राइबोज 5 फास्फेट और 2 बना है ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट, 2 जगह। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, अब एक एक को देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये है आपका ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट, ये एपीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में एपीमर फॉर्म बनाता है। एपीमर का मतलब होता है 2 ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन कंपाउंड के बीच अंतर हो। जैसे कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस साइड आ जाएगा और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस साइड आ जाएगा, तो ये स्थिति मिलेगा। तो इन दोनों के बीच बाकी सब सेम है, बस यही वाला पॉइंट अंतर है, इसलिए दोनों ये क्या है, एक दूसरे के एपीमर हैं। तो ये ज़ाइलुलोज इसमें कन्वर्ट होता है जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है राइबुलोज 5 फास्फेट। ठीक है, वही चीज यहाँ भी होगा, क्योंकि ये ज़ाइलुलोज है तो ये भी ज़ाइलुलोज, तो वही बातें यहीं पे भी होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा देखना है, राइबोज 5 फास्फेट कन्वर्ट होता है राइबुलोज 5 फास्फेट में, तो इसके लिए आइसोमरेज एंजाइम है। आइसोमर फॉर्म करेगा। आइसोमर मतलब
आपस में ही मॉलिक्यूल इंटरचेंज होंगे और एक नया कंपाउंड बनेगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बस बचेगा, तो इससे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो एक नया कंपाउंड बनेगा इस तरीके से, जिसका नाम है राइबोलोज 5 फास्फेट। अब ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये दो मॉलिक्यूल हैं और ये दो मॉलिक्यूल हैं। इस तरीके से 6 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फास्फेट का बना। अब ये 6 के 6 इस एटीपी से रिएक्ट करेंगे काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। एक एक फास्फेट सभी में जुड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट। तो इस तरीके से ये रिजनरेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया और यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो पूरा कंप्लीट साइकिल इस तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें ग्लूकोज बनता है। थैंक यू।